हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए साइंस पढ़ा रहे थे, फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। फिज़िक्स में समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन नाम का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर मिल जाता है और इसे पढ़ा रहे थे। और आज इसमें पार्ट 3 लेकर आए हैं इस वीडियो, मतलब इस चैप्टर को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और उससे पहले लाइक करना ना भूलेंगे। प्रतिबिंब, आज का जो हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। ये जो इमेज है वो बनती है, कहाँ बनती है? जब हम शीशा लेकर अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है वही होता है प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे। देखो यार, प्रतिबिंब के बारे में ये है कि मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था बहुत दिनों तक। फिर काफ़ी देर इसको माथापच्ची करने के बाद आखिरकार रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये होती है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो चलो समझते हैं पहले बात। तो परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु के, यहाँ पे अब इसको परिभाषा को पूरा लिखना ठीक नहीं होता है, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। मैं परिभाषा बोल के बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप किताब से नोट कर लीजिएगा या फिर मैं जो बोल रहा हूँ आप वीडियो को रोक रोक करके उसको लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाएंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि किसी बिंदु से, पहले बात तो प्रतिबिंब समझ, एक दर्पण लगा लेते हैं फिर समझ पाते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से, ठीक है, चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं पहले, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझेंगे, जैसे ये बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे जा रही है और इस पे उस पार तो जा नहीं पाएगी, वापस लौट जाएगी इसी रास्ते ऐसे। और एक प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे अगर हम डाल रहे हैं तो वो किधर जाएगी? इधर की ओर रास्ता बना के जाएगी। अब ये वाली प्रकाश किरण उधर की ओर जा रही है, ये वाली नीचे की ओर जा रही है, ये आपस में मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें, इस लाइन को यहाँ पीछे बढ़ा दें, तो हमको लगेगा कि यहाँ पे ये मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रतीत होता है वो होता है प्रतिबिंब, और जहाँ पे वास्तव में मिलता है वहाँ पे भी होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा आपने समझ ली कि जब एक बिंदु से, ठीक है, चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, परावर्तन, इसके अलावा अपवर्तन में भी यही होता है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे पहले बिंदु का, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, ये प्रतिबिंब और भी तरीके से बनते हैं, वो सारी सी चीज़ें जो देखनी है हमको और भी आगे जो दर्पण पढ़ने हैं उसमें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अभी प्रतिबिंब के प्रकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है भैया। पहला वाला प्रकार जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा वाला जो होता है वो आभासी होता है। वास्तविक वाला प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जहाँ पे सच में प्रकाश की किरणें मिलती हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा ये हो जाएगी, मतलब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा का आभासी वाले के देखेंगे तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों की परिभाषा सेम होगी। वास्तविक वाले में वास्तव में मिलेगी, आभासी वाले में मिलती हुई प्रतीत होगी। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया कि समझना ये है कि ये अपना कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में हमारे पास कौन सा प्रतिबिंब देखने को मिलता है? आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को आपने देख लिया, समझ लिया, उसकी परिभाषा देख ली। तो आइए देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। देखो भैया, दर्पण की परिभाषा क्या होती है?
दर्पण मतलब शीशा जिसमें चेहरा देख पाते हैं उसी को दर्पण कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या लिखी जाएगी, किसी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, अब वो पारदर्शी माध्यम, अगर ये समतल दर्पण कांच ले लेते हैं तो कांच एक पारदर्शी माध्यम है, तो किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर कलई कर दी जाए। ठीक है, कलई, कलई मतलब रेड ऑक्साइड का लेप लगाना। ठीक है, जिससे वो चमकीला बन जाए। तो किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर कलई कर दी जाए या फिर रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, जिसकी वजह से दूसरी सतह परावर्तक हो जाए। ठीक है, और उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगे, तो दूसरी सतह परावर्तक हो जाए। इस प्रकार प्राप्त युक्ति को दर्पण कहा जाता है। ठीक, और दर्पण कितने प्रकार का होता है भैया, तो परिभाषा समझ में आ गया कि किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर कलई कर देने पर दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है। ठीक है, और परावर्तक हो जाती है, ऐसे में जो प्राप्त होता है इसी को कहा जाता है दर्पण। और दर्पण दो प्रकार के कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला तो हो जाता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण। ठीक भैया, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, उत्तल और अवतल। ठीक, तो समतल दर्पण समझेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो या फिर कांच की एक प्लेट के एक सतह पर रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया, कलई कर दी गई, जिससे दूसरी सतह चमकीली हो गई, परावर्तक हो गई है। इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दो परिभाषा बनेगी। पहली वाली परिभाषा ये कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरा, कांच की एक प्लेट को, दूसरी परिभाषा ये कि कांच की समतल प्लेट को एक तरफ कलई कर देने से दूसरी सतह परावर्तक हो जाएगी। इस प्रकार प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में है कांच के खोखले गोलों को, परिभाषा समझेंगे, कांच के खोखले गोले को काट करके, ठीक है, काट करके प्राप्त एक भाग के अंदर या बाहर की ओर कलई कर देने पर जो युक्ति प्राप्त होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण समझ में आ गया, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं वो समझ में आ गया है। गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल की परिभाषा अगर आपको समझनी हो तो ऐसा कांच के खोखले गोले को, ठीक है, काट करके ये दर्पण बनाए जाते हैं। अच्छा, इसकी उत्तल की परिभाषा जो रहेगी सही वो क्या रहेगी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो उत्तल कहलाता है। और ऐसा उत्तल हो जाता है। और अवतल के लिए देखिए, ऐसे ये अंदर की ओर रंग देंगे तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, तो इसको उत्तल कहेंगे। और लेंस है, इसमें बाहर की ओर रंग दिया गया, अंदर की ओर परावर्तक हो गया, तो इसे अवतल कहेंगे। हालांकि ये अगले चैप्टर का हिस्सा है, उसमें बहुत अच्छे से समझना होगा। अभी जो आपको समझना है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण के जो मुख्य गुण होते हैं वो हमको समझना है। तो भैया जो अब मुख्य बात आ जाती है वो होती है समतल दर्पण। और समतल दर्पण में आपको जो समझना है कि समतल दर्पण बनता कैसे है। कांच की प्लेट है, उसके एक तरफ आपने कलई कर दी है, ये कांच की प्लेट है, अच्छी कांच की प्लेट होनी चाहिए थी। तो ये रही कांच की प्लेट, इधर आपने रंग दिया, रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया, कलई कर दी, जिससे ये वाला तल परावर्तक हो गया। इस प्रकार जो प्राप्त होता है इसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। पहला वाला, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। ठीक है, कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। जो भी आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं वो सीधा बनता है और आभासी होता है। दूसरा कह सकते हैं, मतलब दूसरा क्या है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर ही आपका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है। और तीसरे की अगर बात कर ले कि आप दर्पण से जितने दूरी पे इधर की ओर हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।
और आप जिस गति से, ठीक है, ये दूरी वाली बात हो गई। और चौथी बात कर ले अगर चाल की, ठीक है, आप जिस गति से दर्पण की ओर बढ़ेंगे, ठीक, जिस गति से दर्पण की ओर बढ़ेंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उसी वेग से आएगा। ठीक, ये हो गया। पांचवी बात अगर हम कह सकते हैं वो ये होगा कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, h ऊंचाई का कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट 10 मीटर है मान लेते हैं, तो उसे कम से कम कितना बड़ा प्रतिबिंब दर्पण चाहिए ताकि अपना पूरा प्रतिबिंब वो देख सके। तो अगर खुद की लंबाई 10 मीटर है तो 5 मीटर लंबा आपको दर्पण चाहिए होगा। ठीक है, h लंबाई के व्यक्ति के लिए h/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। जितना वो लंबा व्यक्ति है उसका आधा लंबाई का आपको दर्पण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कोई और गुण हो? हाँ जी, एक और गुण बन जाता है कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इनको मिलाने वाली जो भी रेखा होगी वो दर्पण पर 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु यहाँ पे रखी जाए और प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे कोण कुछ और बन जाए ना, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होगी वो दर्पण पर 90 अंश का कोण जाहिर सी बात बनाएगी। ठीक है, उस पर लंब होगी। और एक चीज़ और नोट में इसमें करके लिखा गया है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो होती है अनंत। क्या होती है भैया? अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी इस पर जो भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो अनंत पे जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। फोकस दूरी किसे कहते हैं वो अच्छे से समझ में आएगा अगले चैप्टर में जब आप उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा क्या है? ठीक है, बस ये हो गई बातें। अब जो अगली हेडिंग है, देखिए समतल दर्पण के बारे में जो कुछ भी था वो हमने आपको बता दिया, आप नोट्स बना लीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं पार्श्व उत्क्रमण की। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? शीर्षे में देखने के बाद ही एक चीज़ होती है, आपने देखा था यहाँ पे समझा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन एक ख़ास चीज़ आपने नहीं समझी, कि समझे तो है शायद, आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस चित्र में मान लीजिए उसका दाहिना हाथ है, बायां हाथ कट गया है, तो शीशे में जब वो देखेगा अपने आप को तो उसके पास अपना देखो यहाँ पे अगर बायां हाथ है तो यहाँ पे उसके पास दायां हाथ होगा, दर्पण में दायां हाथ होगा, बायां हाथ नहीं होगा, यानी उल्टा दिखाई देता है। इस चीज़ को कहा जाता है पार्श्व उत्क्रमण। ठीक, इस चीज़ को कहा जाता है पार्श्व उत्क्रमण। सॉरी, गलत लिखिए, उत्क्रमण, उत्क्रमण, ओके, ये कहलाता है। ठीक है, तो जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण से पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। समतल दर्पण से पार्श्व माने साइड, मतलब अपना दायां और बायां बदलने की इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब कौन कौन से अक्षर हैं जो पार्श्व उत्क्रमण को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारा पार्श्व उत्क्रमण हम पर काम नहीं करता है। ठीक, जैसे देखो बी अक्षर अगर बनाते हो तो शीशे में देखने पर उल्टा भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे पार्श्व उत्क्रमण की घटना हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिन पर पार्श्व उत्क्रमण की घटना असर ही नहीं करती है। उन अक्षरों को थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, देख लिया जाए। जैसे ए अक्षर हो गया, उसका जब शीशे में देखेंगे तब पर भी वैसे ही दिखाई देगा। बी तो हो गया, सी नहीं आएगा। ठीक है, बी तो उल्टा दिखाई देगा, सी नहीं दिखाई देगा। डी, ई छोड़ देते हैं, एफ छोड़ देते हैं, जी छोड़ देते हैं, एच। एच को जब शीशे में देखा जाएगा तो वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, वैसा ही बिल्कुल। तो और अक्षर देख लेते हैं। एच के बाद आई भी ऐसा ही रहेगा, जे नहीं होगा भैया, जे, के नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम, एम भी ऐसा बनता है, एन, एन इस वाली कैटेगरी में होगा, वो उसका पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है, वो उल्टा दिखाई देता है। एम, एन, ओ फिर आ जाता है, पी इसमें रहेगा, क्यू इसमें रहेगा, आर भी इसमें रहेगा, एस, टी, टी इधर नहीं रहेगा, टी इधर रहेगा, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
एक्स, वाई और जेड इधर रहेगा। तो इतने वो अक्षर होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता को भी चकमा दे देते हैं, यानी दर्पण में भी देखने पर वो सीधे दिखाई देते हैं। सो दोस्तों, अब इसी के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो गई और अब हम चेक पॉइंट को देखने वाले हैं 14.3। इसमें देखेंगे पहला वाला प्रश्न क्या है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जब भी प्रतीत होने की बात की जाए तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो पहले का उत्तर क्या होगा, आभासी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण इस प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा, यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी जाए तो समतल दर्पण द्वारा बनी निर्मित पेंसिल का प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होते हैं समतल दर्पण में। चौथा प्रश्न है, 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अगर 180 मीटर 160 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है तो उसको अपनी आधी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो 160 का आधा 80 मीटर सही जवाब हो जाएगा। वैसे सवाल बहुत ज़्यादा गलत है। 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य के, इतना ऊंचा मनुष्य कौन होता है भाई, मजाक अच्छा कर लेते हैं लोग। ओके, जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपने बायां आँख को स्पर्श करते हैं तो प्रतिबिंब में दाईं आँख को स्पर्श होता है, क्यों। तो जब हम बाईं आँख को टच कर रहे हैं तो हमको दाईं आँख उसमें दिखाई देती है। ऐसा होता है पार्श्व उत्क्रमण के कारण। आपको उत्तर देना है पार्श्व उत्क्रमण के कारण, ठीक है। और छठवा है, यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ें तो क्या होगा, कारण सहित लिखिए। तो हमें अक्षर पार्श्व उत्क्रमित करके उल्टे दिखाई देंगे और कुछ भी सही से पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार में अगर हम समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें अक्षर उल्टे दिखाई देंगे और ये पार्श्व उत्क्रमण की घटना की वजह से होता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।